नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले बड़ी खबर समस्तीपुर से आपको बता दें, जहां अपराधियों ने युवक को गोली मारी है। सोए हालत में युवक को गोली मारी है। अस्पताल ले जाने के दौरान युवक की मौत हुई है। मृतक के एक भाई की भी पहले हत्या हुई थी। अज्ञात अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। विभूतिपुर के भुसावर पंचायत के बसोना गांव की घटना आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर समस्तीपुर से मुकेश हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। मुकेश, एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? और जैसा कि खबरें आ रही है कि इससे पहले इसके भाई की भी ऐसे ही हत्या कर दी गई थी, क्या कुछ पूरा मामला है? पुलिस क्या कह रही है, बताइए। जी सुकन्या, ये रात के लगभग 12 बजे की घटना है। बताया जाता है जो बोलेरो सवार अपराधी आए थे, जिसे लोग नहीं पहचान पाए, वो आकर के इस हत्या की वारदात को अंजाम दिए हैं। और इससे पूर्व उनके भाई की, चचेरे भाई थे, 2006 में उनकी हत्या हुई थी। और जो वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत के हिसाब से ये पूर्व में ठेकेदारी का भी काम करते थे। पंचायत स्तर पर जो काम होता था उसमें ये ठेकेदारी किया करते थे। तो कहीं ना कहीं जो बात सामने आ रही है तो आपसी रंजिश भी इसमें हो सकती है और ठेकेदारी से मामला भी हत्या का जुड़ा हो सकता है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गोली मारने की घटना के बाद परिजन अर्जुन कुमार उर्फ 62 जो मृतक है, उनको इलाज के लिए बेगूसराय ले गए थे। वहां से 100 को घर पर लाया जा रहा है। अभी 100 नहीं पहुंची है और पुलिस के द्वारा अभी फिलहाल छापेमारी की जा रही है। जी सुकन्या। जी बिल्कुल मुकेश, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जेडीयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने प्रियंका की राजनीति में एंट्री पर कहा है कि उन्हें अभी समय देना चाहिए 2019 को लेकर। उन्होंने कहा कि प्रियंका का आना कांग्रेस के लिए गेम चेंजर होगा। ये कहना जल्दबाजी होगी। किसी भी व्यक्ति को राजनीति में थोड़ा समय बिताने के बाद ही उसके प्रभाव का पता चलता है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर से जब ये सवाल पूछा गया कि उन्होंने ही प्रियंका को लाने की सबसे पहले पहल की थी, तो उन्होंने कहा कि वो यूपी चुनाव के लिए बात थी, 2019 की बात अलग है कि प्रियंका गांधी क्या कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं, उसको दो तीन साल के बाद ही, कुछ समय देने के बाद ही देखना चाहिए। मई 2019 के चुनाव के नज़रिए से जो शाम से या उनके इस घोषणा के बाद से जो डिबेट चल रही है, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा जाती हो जाएगी। क्योंकि किसी व्यक्ति को आप जब तक कुछ समय नहीं देंगे और उस व्यक्ति को अपना काम करने का जब तक समय न दिया जाए, उससे पहले ही उसके विषय में अच्छा या खराब दोनों ही बातें, ये भी कहना कि वो आएंगी तो गेम चेंजर हो जाएंगी और ये भी कहना कि इनके आने से कुछ नहीं होगा, दोनों ही बातें थोड़ी प्रीमेच्योर हैं। थोड़ा उनको आप समय दीजिए, 6 महीने, साल भर, 2 साल, उसके बाद ही उस तरह की कमेंट करने का कोई फ़ायदा है। राजनीति में आने के हिमायती रहे हैं वो तो बड़ा लार्जर कॉन्टेक्स्ट हो गया। हमने यूपी में कांग्रेस के साथ काम करते हुए हमारी जिम्मेवारी थी कि ये बताएं कि कांग्रेस यूपी को कैसे जीत सकती है। उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही थी। हम लोग का ऐसा मानना था, ग्राउंड पे हम लोगों ने जो स्टडी करा, जो हमने पाया और जो हम लोग की उस समय की सोच थी कि अगर प्रियंका जी आती हैं राजनीति में और कांग्रेस का चेहरा बनती हैं यूपी में, तो उससे कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा फायदा यूपी में हो सकता है। उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात कही थी और आप कह सकते हैं कि उस बात का मैं हिमायती था। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि समस्तीपुर विकास की दौड़ में पिछड़ता जा रहा है। जयंती पर नेता जननायक को याद तो करते हैं, लेकिन उनकी विकासवादी राजनीति को शायद भूल चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती है। कर्पूरी ठाकुर के विचार और दर्शन आज भी प्रासंगिक हैं। खास बात यह है कि आज सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों जगहों पर कर्पूरी के शिष्य ही काबिज हैं। लेकिन जननायक की जन्मभूमि और कर्मभूमि समस्तीपुर विकास की दौड़ में पिछड़ती जा रही है। यहां जो उद्योग धंधे कभी मौजूद थे, आज बंद हो गए। जिस चीनी मिल को कर्पूरी ठाकुर ने चालू करवाया था, दम तोड़ चुका है। ठाकुर पेपर मिल आज अस्तित्व खो चुका है। वहीं रामेश्वर जूट मिल 2 साल से बंद है।
रोजगार के अभाव में लोग पलायन को मजबूर हैं और उनके चेले आज कर्पूरी के नाम पर सियासत चमकाने में जुटे हैं। तो कौन सी जयंती मनाई जा रही है समझ में नहीं आता है। कर्पूरी जी की कर्मभूमि जन्मभूमि पर आकर के सब लोग राजनीति की बात करते हैं, लेकिन आज समस्तीपुर जिला उद्योग के मामले में आज विहीन हो चुका है। ये स्थिति है। जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिसने अपने विचारों को जो समाजवादी विचार, समाजवादी चिंतन थे, वास्तव में उसको उद्धृत किया और उस विचारधारा पर आज पूरे देश में उसको आत्मसात कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसके जिले में और बिहार में, खास के समस्तीपुर में, आज हम लोग उसके विचारों पर नहीं चल रहे हैं। कभी बिहार की सियासत की धुरी रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर को जिलेवासी भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग कर रहे हैं। समाजवाद के कर्पूरी ठाकुर जनक थे और पूरा देश उनके विचारों पर, और जो उनका काम था उनके विचारों पर पूरा देश चल रहा है। समाजवाद का नारा सभी पार्टी मान रहा है। तो हम लोग समस्तीपुर के लोग मांग कर रहे हैं कि समाजवाद के जनक को भारत रत्न दिया जाए, और जिससे पूरा देश ही नहीं समस्तीपुर का भी मान बढ़ेगा। जो समस्तीपुर कभी सत्ता का केंद्र था, आज बदहाल है। सरकारें बदली लेकिन हालात नहीं बदले। आज जयंती पर फिर समारोह आयोजित होगा, नेता जुटेंगे, भाषण होगा, सियासत चमकाने के लिए जननायक के नाम का इस्तेमाल होगा, फिर सब भूल जाएंगे और अकेली रह जाएंगी कर्पूरी ठाकुर की यादें और उनके आदर्श। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण के बाद भी रिजर्वेशन का दायरा और बढ़ सकता है। पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 2021 में जातीय आधार पर जनगणना होगी, जिसके बाद सभी वर्गों के आरक्षण का दायरा बढ़ेगा। वहीं पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि अति पिछड़े समाज से आने वाले नरेंद्र मोदी हर तबके के विकास में जुटे हैं, तो विपक्षी उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछड़ों के बीच हम जाकर बताएंगे 1931 के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार जाति गणना कराने जा रही है, और जाति गणना के जो आंकड़े आएंगे उसके आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को कोटा बढ़ाया जाए उनका। आज जो 50% की सीमा है, अगर आवश्यकता पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जब कर्पूरी के सपने को साकार करने के लिए जो लोग आज काम कर रहे हैं राजनीति के अंदर, जो लोग आज 2019 के चुनाव में फिर से एक बार अति पिछड़े का बेटा प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं, उनके प्रयत्नों में आपको साथ देना पड़ेगा। और इसलिए विरोधी पार्टी के लोग जो अफवाह कराने में माहिर लोग हो गए हैं, इनके अफवाहों का जवाब गांव-गांव में देना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे मंत्री ललन सिंह बाढ़ के नदावा गांव पहुंचे, जहां जेडीयू नेताओं के निशाने पर रहे बाहुबली विधायक अनंत सिंह। नदावा अनंत सिंह का गांव है और वे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से ललन सिंह को चुनौती देने का ऐलान कर चुके हैं। ललन सिंह ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि नीतीश के राज में किसी का आतंक नहीं चलेगा। कार्यक्रम में एमएलसी नीरज भी मौजूद रहे और इसकी अध्यक्षता विवेका पहलवान ने की। तो ट्रेलर शुरू हुआ है, अभी देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। लेकिन इतना बता देते हैं कि बिहार में आतंक राज और आतंकवाद खत्म हो गया है। कुछ लोगों का आतंक है अभी बचा हुआ, इंतजार करिए, बाढ़ और मोकामा को भी आतंक से मुक्त कर देंगे। केवल नदमा गांव के लोगों पे कि माँ बहनों की मांग सिंदूर धोया है तुमने, ये गुनाह किया है। माँ ब्राह्मणी के दरबार में अर्जी लगाया है, माँ उन माताओं बहनों का क्या होगा।
पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा की नई किताब बिहार बढ़कर रहेगा पर विपक्ष ने आपत्ति जताई है। तेजस्वी यादव ने किताब के शीर्षक के साथ ही जगन्नाथ मिश्रा के जेल से बाहर रहने पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं तेज प्रताप यादव ने पूछा है कि क्या उस किताब में चारा घोटाले का जिक्र है। इन आरोपों पर जगन्नाथ मिश्रा के बेटे और पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा सामने आए और कहा कि उन लोगों को किताब भेज दी जाएगी। दल से आते हैं जिनको विकास से कभी कोई वास्ता रहा नहीं। 15 वर्षों तक उनकी पार्टी की सरकार रही बिहार में, और बिहार की क्या स्थिति उन्होंने कर दी थी वो हमारे पीढ़ी के जो लोग हैं वो अच्छी तरह से हमें याद है। किताबें की बात है तो पढ़ाई लिखाई से जितना उनका वास्ता या सरोकार है वो एक अलग विषय है। मेरी तो इच्छा है कि मैं पुस्तक उन राजद के दोनों युवराज को मैं निश्चित तौर पर मैं भेजूंगा, और उन 600 पन्नों के किताब को मैं चाहूंगा कि वो पढ़ें। पटना में प्रकाश पर्व के नाम पर पुलिस महकमे में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ। फर्जी बिल के आधार पर एसएसपी के लेखा शाखा में घोटाले से खलबली मच गई है। तत्कालीन एसएसपी मनु महाराज ने पिछले साल 20 दिसंबर को तत्कालीन प्रभारी आईजी बच्चू सिंह मीणा को गोपनीय पत्र लिखा था। इसकी जांच में 66 लाख का घोटाला उजागर हुआ है, जिसके बाद सेंट्रल रेंज के डीआईजी को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए एसएसपी गरिमा मलिक ने अब तक 9 लोगों को सस्पेंड किया है। इसमें प्रधान लिपिक, मुख्य लेखापाल और लेखापाल के साथ ही 6 पुलिस कांस्टेबल भी शामिल हैं। इसके साथ ही डीआईजी बनाए गए तत्कालीन ग्रामीण एसपी से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। सूत्रों के मुताबिक कुछ और आईपीएस अधिकारी जांच के घेरे में हैं। दरअसल प्रकाश पर्व के दौरान साज सज्जा और खान पान पर 66 लाख का घोटाला सामने आया है। अररिया में एक बुजुर्ग खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। 80 पार की उम्र और दिव्यांग होने के बावजूद उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। वजह यह है कि सरकार फाइलों में उसे मृत घोषित कर दिया गया है। सरकारी रिकॉर्ड में मृत है मोहम्मद दरबान। खुद को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद। सरकारी योजनाओं का नहीं मिल रहा लाभ। बताया वहाँ जाकर ब्लॉक में जाकर के इसको किया, ब्लॉक में वहाँ दिया हमको, नेट से निकाल के कंप्यूटर से निकाल के बाद आपको मृत्यु कर दिया। अच्छा, ब्लॉक से बोला कि आपका मृत्यु हो चुका है। तो सुना आपने, ब्लॉक के कागजों में मोहम्मद दरबान को मृत घोषित कर दिया गया है। दरबान की माने तो ये सब मुखिया के इशारे पर हुआ है। अब जो व्यक्ति मर चुका है उसे स्वाभाविक है सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। सो दरबान अब खुद को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद में जुटे हैं। बोलना चाहते हैं सर, हमको जो इंदिरा आवास मिलना था और इंदिरा आवास में तीनों को जो है मतलब उनको कह दे दिया सर। हम गए, हमको बेटी की शादी कराना था, उस पर भी मुखिया को हम कही देखिए हमको कुछ भी दे दीजिए, हम बेटी की शादी कराएंगे, वो हमको नहीं दिया। हमारा शादी है कि मुखिया इंदिरा आवास दे दिए हैं गोगरान, हमारा ससुर है विकलांग, उसी का कागज से मार दिया है, कोई विकलांग नहीं दे दिए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जोकीहाट के बीडीओ साहब को मामले की जानकारी ही नहीं है। साथ ही बीडीओ साहब ये भी मानते हैं कि प्रखंड में भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों की भरमार है। एक बार वेरीफाई करा लेते हैं, उसके बाद उसमें बतलाया जा रहा है कि सर उसमें एक केस भी दर्ज है, उसको जो इंदिरा आवास मिलना था वो दूसरे पंचायत में भेज दिया गया था। उसके बारे में हमको जानकारी नहीं, आवेदन मिलने पर एक सप्ताह। जरा सोचिए, 80 साल से ज्यादा की उम्र, उस पर से गरीब और विकलांग, अगर ऐसे शख्स को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा तो फिर योजनाएं किसके लिए है? सवाल कई हैं। कागजों में मर चुका दरबान कब जिंदा होता है? इस गरीब को कब इंदिरा आवास मिलता है? दोषियों पर जांच और कार्रवाई कब होती है? सतीश कुमार, न्यूज़ 18, अररिया। गया में अपराधियों ने एलआईसी एजेंट से दिन दहाड़े 2.25 लाख रुपए छीन लिए। पुलिस ने इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया, लेकिन रुपए की बरामदगी नहीं हो पाई है।
LIC एजेंट शिव कुमार बैंक से रुपए निकालकर LIC दफ्तर जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार अपराधी रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। सासाराम में गरीबों को रैन बसेरे का लाभ नहीं मिल पा रहा है और लोग मजबूरी में ठंड में सड़कों पर ठिठुरने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन की तरफ से सासाराम के ऑडिटोरियम को ही अस्थायी असहाय आश्रम बना दिया गया है और वहां बिस्तर के साथ कंबल की व्यवस्था है। लेकिन यहां का दरबान इतना अड़ियल है कि वो कहता है कि शाम 7 बजे के बाद इस रैन बसेरे का गेट बंद कर दिया जाता है और फिर ये गेट सुबह ही खुलता है। रिक्शे पे कट जाता है, बहुत ठंड लगता है, इसलिए कोई व्यवस्था कोई नहीं है। बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग का, क्या करें अब, मतलब अपना गरीबी है तो हम करते हैं ये सब। रैन बसेरा वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिला है, सब बेकार है। अपने से जो है यहीं पर रहना है। टूट जाते हैं आप नहीं खोलेंगे। रिक्शा वाला आएगा तब? कोई रिक्शा वाला आएगा तो नहीं खोलेंगे। हाँ, हमको फोटो मत करिए, हम जवान से बूढ़ा हो गए, बनल से दिन से पैसे नहीं देता है। जाड़े के समय में 2 जगह नगर परिषद के द्वारा रैन बसेरे की व्यवस्था है। एक परमानेंट है हमारा वार्ड नंबर 10 में और एक ऑडिटोरियम है, वहाँ वैकल्पिक अस्थायी रूप से रैन बसेरे की व्यवस्था है। इसमें पूरे गद्दे की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, अलाव की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था चलाई जा रही है नगर परिषद। काफ़ी रात हो चुकी है और जो खासकर रिक्शा चलाने वाले होते हैं उन लोगों को काफ़ी परेशानी होती है और जैसे जैसे ठंड बढ़ती है इन लोगों की परेशानी बढ़ती चल जाती है। जहाँ तक रैन बसेरा की बात है तो रैन बसेरा बनाया भी गया है तो शहर से काफ़ी दूर है। खासकर जो स्टेशन है और जो बाजार का परिसर है उसके आसपास रैन बसेरा नहीं होने के कारण यहाँ के गरीबों को रात गुजारना काफ़ी मुश्किल हो गया है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। वैसे तो अभी इस वर्ष गर्मी का मौसम आने में कई महीने बाकी हैं, लेकिन जमुई में अलीगंज प्रखंड के धनामा गांव में जलस्तर अभी से ही काफी नीचे चला गया है। इससे पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। 6000 की आबादी वाले इस गांव में लगभग 200 घर हैं। अब पूरा गांव उन्हीं लोगों के सहारे है जिनके घरों में बोरिंग लगा है। हर घर नल का जल योजना यहां अभी तक साकार रूप नहीं ले सकी है। इस बारे में अब जब अलीगंज बीडीओ से पूछा गया तो उन्होंने खराब पड़े चापानल के बारे में विभाग को लिखे जाने और राशि आवंटन होते ही नल का जल योजना को शुरू करने का भरोसा दिलाया। पानी के लिए इसीलिए परेशानी होता है सर कि प्यासल कोई रहेगा, भूखल रहेगा, बच्चा लोग को पढ़ाई लिखाई सब में परेशानी होता है। पानी एकदम चापाकल पूरा सूख गया है। हम सबका बहुत पैसा लगा है लेकिन नहीं पानी आता है। तो दूसरा मेरा छोटी माँ है, वही सब देती है सबको पानी उनी शाम सुबह। उसका घर में भी लड़ाई झगड़ा होते रहता है कि पानी मत दो, तो हम सबका प्यासल मरे। जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड के धनामा गांव के लोग पानी के लिए परेशान हैं। इस गांव पर में जितने भी चापाकल है, चाहे घरों में हो या सार्वजनिक चापाकल, वो सूख चुके हैं। पानी उनसे नहीं आ रहा है और जिनके घरों में समरसेबल है वहां से पानी आता है, मतलब जिनके यहाँ बोरिंग है। इसी बीच अहम खबर नवादा से आ रही है, जहां अगलगी में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। घटना शाहपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव की है। एक मकान में आग लगी जिसके बाद देखते ही देखते घर में रखा लाखों की संपत्ति का नुकसान हो गया। इस दौरान घर के अंदर 3 लोग फंसे रह गए, जिसे घंटों कड़ी मशक्कत के बाद घर से सकुशल बाहर निकाला गया। अगलगी की घटना के करीब 1 घंटे के बाद के अग्निशमन की टीम पहुंची, तब जाकर स्थानीय लोग और अग्निशमन की टीम ने आग पर काबू पाया। तो तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको नवादा से दिखा रहे हैं। आग की ये भयावह तस्वीरें हैं, नवादा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।